हाँ जी, प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम बच्चों का जेटी एकेडमी में खैर मकदम है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बाज़ाब्ता तौर पर मैं आपके 12 क्लास के अंदर जो उर्दू आपका सब्जेक्ट है कहकशा, मैं बाज़ाब्ता तौर पर इसका आगाज कर चुका हूं और मैं आप तमाम बच्चों को बता दिया हूं कि जो आपके 12 क्लास उर्दू के अंदर जो सब्जेक्ट है उर्दू कहकशा, उसके अंदर आपके इम्तिहान में किस तरीके से सवाल किए जाएंगे और कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे, हर एक चीज को मैं आप तमाम बच्चों को बाज़ाब्ता तौर पर और बहुत ही सहल और आसान अंदाज में मैंने आप तमाम बच्चों को बता दिया था। और मैंने यह भी बता दिया था कि आप तमाम बच्चे को कितना चैप्टर पढ़ना है और इसमें क्या क्या है, खाका भी है, मज़मून भी है, इंशाइया भी है। यानी एक दो ऐसे हैं चैप्टर जो आप शायद 10th क्लास में इसको नहीं पढ़े हैं, वो 12 क्लास में है। मिसाल के तौर पर आज मैं आपको सबसे पहला चैप्टर जो पढ़ाएंगे, नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी, ये एक खाका है। इसको आप 10th क्लास में नहीं पढ़े हैं। इसीलिए आप तमाम बच्चों से मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप तमाम बच्चे शुरू से ही मेहनत और लगन के साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखें और खूब मेहनत और लगन से पढ़े, ताकि ऐसा ना हो कि हम शुरू में पढ़ाई ना करें। और बहुत सारे बच्चे के जहन में यह बात होती है कि शुरू में वो बिल्कुल नहीं पढ़ते और आखिर में जाकर वो पढ़ाई शुरू करते, आखिर में जाकर मेहनत करना शुरू कर देते हैं। इसलिए मैं आप तमाम बच्चों से गुजारिश करता हूं कि आप ऐसा बिल्कुल और हरगिज ना करें, बल्कि शुरू से ही आप मेहनत करते जाए। इंशाअल्लाह यही मेहनत आपको आगे जो आने वाले आपका इम्तिहान 2027 के होंगे उसमें बेहतर और अच्छे नंबर से आप कामयाबी हासिल करेंगे। ठीक है, तो अब मैं ज्यादा नहीं, मैं असल चैप्टर की तरफ चलता हूं। यहां सबसे पहला आपका जो चैप्टर है नजीर अहमद की का, डॉक्टर नजीर अहमद। यहां नजीर जो है असल जे से है, क्या है ये, थोड़ा सा ये हो गया, इसमें क्या है, पहला डॉक्टर नजीर अहमद की कहानी और कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी। ये सबसे पहला चैप्टर आपका क्या है, नजीर अहमद की कहानी और कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी। तो सबसे पहला जो चैप्टर आपके नजीर अहमद की कहानी और कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी, इसके जो लेखक और मुसन्निफ और राइटर कौन है, सबसे पहले हम उसके मुतालिक समझेंगे। तो आइए हम चलते हैं। देखिए, सबसे पहला चैप्टर जो है आपका नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी है। सबसे पहले हमें यह समझना है कि नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी जो है, इसके लेखक और इसके मुसन्निफ यानी इसके राइटर कौन है। नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी जो है, इसको किसने लिखा, इसके मुसन्निफ कौन है, इसको अच्छी तरीके से ज़हन नशी करना है। तो नजीर अहमद की कहानी और कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी जो है, इसके जो लेखक और मुसन्निफ है वो है मिर्जा फरतुल्लाह बेग। कौन है इसके लेखक और मुसन्निफ? इसके लेखक और मुसन्निफ जो है वो है मिर्जा फरतुल्लाह बेग। इसको अपने जहन के अंदर अच्छे तरीके से ज़हन नशी करना है, क्योंकि इस तरीके का सवाल आपको अक्सर इम्तिहान ऑब्जेक्टिव के अंदर पूछे जाएंगे। यानी पूछ रहेंगे इम्तिहान के अंदर नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनके ज़बानी जो है, इनके मुसन्निफ और इसके राइटर कौन है। तो आपके जहन में रहना चाहिए इनके जो मुसन्निफ और इनके जो राइटर है वो है मिर्जा फरतुल्लाह बेग। कौन है इसके मुसन्निफ? मिर्जा फरतुल्लाह बेग। ठीक है, आप इतना समझ गए। आगे देखिए, अब जो है नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी, ये असल में है क्या? मज़मून है, खाका है, इंशाइया है या खत, ये क्या है आखिर में? तो नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी जो है, ये है एक क्या है, ये है एक खाका। क्या है? नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी जो है, ये है एक खाका है। अब हमें यह समझना है
कि खाका किसे कहते हैं। खाका जो है, ये खाका किसे कहते हैं, तो हमें अब खाका को समझना है। खाका की तारीफ तो आप यूं करेंगे, किसी भी शख्स के औसाफ को या किसी भी आदमी के औसाफ को इस अंदाज से बयान करना कि उसकी तस्वीर मेरे आंखों के सामने आ जाए। मिसाल के तौर पर लीजिए, आप अगर आप किसी आदमी के साथ हैं, उसके साथ बैठना है, उसके साथ खाना है, हर एक जगह उसके साथ जाना है, यानी उसके अंदर क्या अच्छाई है, उसके अंदर क्या बुराई है, यानी उसके अंदर कौन कौन सी सिफात है, तो आप उस शख्स के किसी एक औसाफ को इस तरीके से आप लिख दीजिए या बयान कर दीजिए, गोया कि ऐसा महसूस हो कि वो शख्स जो है अभी मेरे आंखों के सामने बिल्कुल मौजूद है। ठीक है, समझ गए इतना। खाका किसे कहते हैं, तो हमें जो इम्तिहान के अंदर लिखना है, अगर हमसे पूछ लिया जाए, सवाल कर लिया जाए कि खाका की तारीफ करें, तो खाका की तारीफ हमें यूं करना है। खाका उसे कहते हैं कि किसी भी शख्सियत के औसाफ को या किसी भी शख्स के औसाफ को इस अंदाज से बयान करना कि उसकी तस्वीर गोया मेरे आंखों के सामने है, यानी उसके हर एक पहलू को उसके अंदर बयान किया गया हो, लिख दिया गया हो। अगर हम उस कहानी को पढ़ेंगे तो ऐसा महसूस होगा कि वो शख्स हमारे सामने बिल्कुल मौजूद है। उसी तरीके से अभी हम मिर्जा फरतुल्लाह बेग ने जो नसीर अहमद से जो चीज पढ़ा है, किस तरीके से पढ़ाई उनके पास की है, उन तमाम चीजों को नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी जबानी के अंदर मिर्जा फरतुल्लाह बेग ने बयान किया है। अब ऐसा बयान किया, अब उसको जब पढ़िएगा उस चैप्टर को, तो ऐसा लगेगा कि गोया कि मिर्जा फरतुल्लाह बेग अभी नजीर अहमद मेरे सामने है। तो इतना समझ गए। नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ इनकी जबानी, ये एक खाका है और इसके जो मुसन्निफ है वो है मिर्जा फरतुल्लाह बेग। समझ गए इतना। उसके मुसन्निफ कौन है, मिर्जा फरतुल्लाह बेग। तो मैं आप तमाम बच्चों से यही गुजारिश करूंगा कि जेटी एकेडमी को आप तमाम बच्चे ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। अगर कोई बात समझ में ना आए, कोई बात ऐसी रह जाए जो आपके जहन के अंदर नहीं दाखिल हो, जो आप नहीं समझ पाए, तो आप कमेंट कीजिए और बताइए फौरन कि सर ये बात समझ में नहीं आई, तो और उसको आसान अंदाज में आप तमाम बच्चों को समझाया जाएगा। तो आइए हम सबसे पहले मिर्जा फरतुल्लाह बेग जो है, नजीर अहमद की कहानी कुछ कुछ मेरी या कुछ उनकी जबानी, इसके जो मुसन्निफ और राइटर है, सबसे पहले इसके मुसन्निफ और राइटर के मुतालिक हम समझ लेते हैं। क्योंकि एक बात और हमें आपको जहन नशी करना है कि आपके बोर्ड के इम्तिहान में जो आपके उर्दू बुक से सवाल किए जाएंगे, वो अक्सर सवाल जो चैप्टर के मुसन्निफ और राइटर होते हैं, उसी मुसन्निफ और राइटर के मुतालिक ज्यादातर उसी के बारे में आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के अंदर ज्यादातर सवाल उसी से किए जाएंगे। और जो कहानी है, इंशा या मजमून जो भी है, उससे बहुत कम सवाल किए जाते हैं। इसलिए मुसन्निफ और राइटर को बहुत अच्छी तरीके से समझना है। वो कब पैदा हुए, कहां पैदा हुए, उनके वालिद का नाम क्या है, उनकी वफात कब हुई, उन्होंने कहां से तालीम हासिल की, इन तमाम चीजों को हम सब बच्चे को ज़हन नशी बिल्कुल कर रखना है। तो आइए देखिए, मिर्जा फरतुल्लाह बेग, जद्दे अमजद मिर्जा अफजल बेग बदख्शां को तर्क करके शाह आलम सानी के जमाना में हिंदुस्तान आ गए। क्या फरमा रहे हैं, यानी जद्दे अमजद किसे कहते हैं, परदादा को। तो मिर्जा फरतुल्लाह बेग के परदादा क्या नाम हो गया, मिर्जा अफजल बेग। मिर्जा अफजल बेग बदख्शां को तर्क करके, यानी बदख्शां एक जगह का नाम है, तर्क करके उसको छोड़ करके शाह आलम सानी के जमाना में, यानी शाह आलम सानी एक बादशाह थे, तो उनके जमाना में वो हिंदुस्तान आ गए। हिंदुस्तान के किस जगह में रहे, वो दिल्ली आ गए। कहां, दिल्ली। समझ गए इतना। यानी मिर्जा फरतुल्लाह बेग के जद्दे अमजद यानी उसके परदादा अफजल बेग जो थे, वो बदख्शां को तर्क करके शाह आलम सानी के जमाना में हिंदुस्तान आ गए। हिंदुस्तान में किस जगह, तो दिल्ली में। ठीक है, आप देखिए आगे। और वो फौज में मुलाजिम हो गए। दिल्ली आने के बाद उनके जो परदादा थे वो फौज के अंदर वो मुलाजिम हो गए। ठीक है, आगे देखिए। उनके दादा मिर्जा अब्दुल्ला बेग दिल्ली से हैदराबाद चले गए थे। यानी जब वो फौज में मुलाजिम हो गए थे तो उनके दादा का माली हालात बहुत अच्छा नहीं था, बहुत खस्ताहाली था। इसी वजह से वो दिल्ली से हैदराबाद, उनके जो दादा थे मिर्जा अब्दुल्ला बेग, वो दिल्ली से हैदराबाद चले आए थे।
ठीक है, समझ रहे इतना? समझ गया? अगर कोई बात नहीं समझ में आए तो आप फौरन कमेंट कीजिएगा। ठीक है, समझ गए? देखिए आप, उनकी पैदाइश, किनकी? मिर्जा फखरुद्दीन बेग की पैदाइश कब हुई? सबसे पहले तो हमें यह समझना है उनकी पैदाइश यानी हैदराबाद आने से पहले ही मिर्जा फखरुद्दीन बेग की जो पैदाइश है वो दिल्ली के अंदर ही हो गया था। ठीक है, देखिए आगे, उनकी पैदाइश जो है अगस्त 1885 में मोहल्ला चूरीवालान दिल्ली में हुई। कहां हुई उनकी पैदाइश और कब? उनकी पैदाइश जो हुई है 1885 में, कहां? मोहल्ला चूरीवालान दिल्ली में हुई। इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। यानी पूछा जाए आपसे मिर्जा फखरुद्दीन बेग की पैदाइश कब हुई तो 1885 में। कहां हुई? तो मोहल्ला चूरीवालान दिल्ली में उनकी पैदाइश हुई। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए इनके वालिद का नाम क्या है। इनके वालिद का नाम है मिर्जा हशमतुल्लाह बेग। क्या है इनके वालिद का नाम? मिर्जा फखरुद्दीन बेग के वालिद का नाम है मिर्जा हशमतुल्लाह बेग। अब देखिए वालिदा का नाम क्या है। इनके जो वालिदा का नाम है मुशर्रफ जहां बेगम। क्या है इनके वालिदा का नाम? मुशर्रफ जहां बेगम। यानी मिर्जा फखरुद्दीन बेग अभी 10 ही दिन के थे तो इनके जो वालिदा मुशर्रफ जहां बेगम है वो इस दुनिया से कूच कर गई, यानी इसका इंतकाल हो गया। वो अल्लाह तबारक व तआला की प्यारी हो गई। तो इनके वालिद का नाम मिर्जा हशमतुल्लाह बेग और इनके वालिदा का नाम मुशर्रफ जहां बेगम है। ठीक है, यानी 10 रोज के थे कि इनके वालिदा का इंतकाल हो गया था। समझ गए इतना? आगे देखिए, परवरिश, जब इनके वालिदा का इंतकाल हो गया तो इनकी परवरिश, मिर्जा फखरुद्दीन बेग की परवरिश किसने की? देखिए उनके इंतकाल के बाद परवरिश उनकी एक फूफी थी, बेवा फूफी, जिसका नाम था हुस्न जहां बेगम। क्या था उनका नाम? हुस्न जहां बेगम। उन्होंने मिर्जा फखरुद्दीन बेग की परवरिश की थी। इसको याद रखना, पूछेंगे कि मिर्जा फखरुद्दीन बेग की उनके वालिदा के इंतकाल के वक्त बाद किसने परवरिश की? तो उनकी बेवा फूफी ने परवरिश की। उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था हुस्न जहां बेगम। ठीक है, समझ गए इतना? आगे देखिए, अब मिर्जा फखरुद्दीन बेग ने पढ़ाई किन किन लोगों से की, किससे क्या चीज पढ़ी और कहां पढ़ाई की, अब उसके बारे में अब तफसील से नीचे बताया गया है। तो देखिए मिर्जा फखरुद्दीन बेग ने बिस्मिल्लाह किससे शुरू की? बिस्मिल्लाह किसके पास की? तो सैयद वली उल्लाह नाम के एक शख्स थे, सैयद वली उल्लाह, जिसने मिर्जा फखरुद्दीन बेग को बिस्मिल्लाह कराया था। इस तरह ये भी सवाल करेंगे कि मिर्जा फखरुद्दीन बेग को बिस्मिल्लाह किसने कराई थी? तो सैयद वली उल्लाह ने। ठीक है, आगे देखिए, अरे कुरान किससे पढ़े? कुरान शरीफ मिर्जा फखरुद्दीन बेग तो कुरान मौलवी कमरुद्दीन से पढ़ी। किससे? कुरान शरीफ जो है इन्होंने मौलवी कमरुद्दीन से पढ़ी। ठीक है, समझ गए? इनकी बिस्मिल्लाह किसने कराई? तो सैयद वली उल्लाह ने इसकी बिस्मिल्लाह कराई। और कुरान मजीद मिर्जा फखरुद्दीन बेग किससे पढ़ी? तो कुरान मजीद इन्होंने मौलवी कमरुद्दीन से पढ़ी थी। ठीक है, आगे देखिए, अब इन्होंने इंटर कहां से पास किया? इंटर, तो इन्होंने इंटर जो पास किया है गवर्नमेंट हाई स्कूल कश्मीरी दरवाजा दिल्ली से किया। आपके सवाल पूछेंगे मिर्जा फखरुद्दीन बेग इंटर कहां से पास किए? तो देखिए गवर्नमेंट हाई स्कूल कश्मीरी दरवाजा दिल्ली से इन्होंने इंटर का इम्तिहान पास किया था। ठीक है, आगे देखिए, और फिर उसके बाद 1901 में हिंदू कॉलेज में दाखिला ले लिया। कहां ले लिया? 1901 में हिंदू कॉलेज में दाखिला लिया और 1903 में इंटरमीडिएट की सनद ली। क्या की? और 1901 में वो हिंदू कॉलेज में दाखिला लिया और 1903 में इंटरमीडिएट की ये सनद ली। ठीक है, और सेंट स्टीफेंस कॉलेज से, अब देखिए इन्होंने मिर्जा फखरुद्दीन बेग बीए और एमए कहां से किया था? किस कॉलेज से किया था? तो एक कॉलेज का नाम है सेंट स्टीफेंस कॉलेज, यहां से इन्होंने बीए और एमए किया था। ठीक है, इस तरह आपसे सवाल किए जाएंगे कि मिर्जा फखरुद्दीन बेग ने बीए और एमए किस कॉलेज से किया? तो बीए और एमए इन्होंने जो सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इन्होंने बीए भी किया और एमए भी किया। ठीक है, अब उसके बाद बीए एमए करने के बाद इनका हालात थोड़ा सही नहीं रहता है, माली हालात बहुत कमजोर रहते मिर्जा फखरुद्दीन बेग का। तो अब तलाश माश के सिलसिले में, यानी तलाश माश के सिलसिले में वो हैदराबाद आए। तलाश माश के सिलसिले में कहा मिर्जा फखरुद्दीन बेग आए? वो हैदराबाद आए और वहां एक स्कूल में अंग्रेजी के मुअल्लिम मुकर्रर हो गए।
तलाश माश के पूछे आपसे सवाल इस तरह किए जाएंगे कि मिर्जा फखरुद्दीन बेग जो है वो तलाश माश के सिलसिले में कहां गए। तो तलाश माश के सिलसिले में वो हैदराबाद आए और वहां आकर एक स्कूल के अंदर अंग्रेजी के उस्ताद, अंग्रेजी के टीचर, अंग्रेजी के मुअल्लिम वो मुकर्रर हो गए। ठीक है, आगे देखिए। फिर हाई कोर्ट में मुतरजिम हुए, यानी वहां स्कूल के बाद फिर वो हाई कोर्ट के अंदर वो मुतरजिम हो गए। और फिर उसके बाद 1910 में जुडिशल इम्तिहान पास किया। जुडिशल इम्तिहान कब पास किया? 1910 के अंदर, और उसी मैदान में रहे। और 1939 में वो हाई कोर्ट के, क्या है, उसी मैदान में रहे और 1939 में वो हाई कोर्ट के इंस्पेक्टिंग ऑफिसर बने। ठीक है, इतना समझ गए आप लोग। अब आगे देखिए। और 1942 में सबको दोष हुए, यानी देखिए क्या बता रहे हैं यहां। मिर्जा फखरुद्दीन बेग जो है 1939 में हाई कोर्ट के हाई कोर्ट के अंदर इंस्पेक्टिंग ऑफिसर बने। और फिर वो जो रिटायर हुए थे मिर्जा फखरुद्दीन बेग, वो 1942 में सबको दोष हुए, यानी इंस्पेक्टिंग ऑफिसर से वो 1942 के अंदर वो सबकदोश हुए, यानी रिटायरमेंट हुए। आपसे इस तरह सवाल करेंगे कि मिर्जा फखरुद्दीन बेग ने रिटायरमेंट कब लिया था? तो 1942 में। इसको अच्छे तरीके से आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए। अब उनकी शादी कब हुई, यानी उनकी शादी कब हुई? देखिए, उनकी शादी 1908 में चचा साजिद बेग की लड़की से हुई। मिर्जा फखरुद्दीन बेग की शादी कब हुई थी? 1908 में। और किससे शादी हुई थी? उनकी चचा का नाम साजिद बेग था, उनकी लड़की से उनकी शादी हुई, जिसका नाम क्या था? नसीमा सुल्ताना। क्या था? नसीमा सुल्ताना। यानी उनकी जो शादी हुई 1908 में चचा साजिद बेग की लड़की नसीमा सुल्ताना से हुई थी। ठीक है, तो और नसीमा सुल्ताना ज्यादा दिन इनके साथ नहीं रह सकी, वो अल्लाह ताला के प्यारे हो गए, यानी इनका इंतकाल हो गया। तो उसके इंतकाल के बाद, यानी नसीमा सुल्ताना के इंतकाल के बाद, उनकी एक बहन थी, नसीमा सुल्ताना की बहन, यानी मिर्जा फखरुद्दीन बेग की साली, उनकी एक साली थी हमीदा सुल्ताना, जिससे उनकी दूसरी शादी हुई। दूसरी शादी मिर्जा फखरुद्दीन बेग से किससे हुई? उनकी चचा की एक और लड़की थी, यानी मिर्जा फखरुद्दीन बेग की साली थी, जिसका नाम था हमीदा सुल्ताना, उससे दूसरी शादी हुई थी। ठीक है, आगे देखिए। अब इनका इंतकाल कब हुआ? मिर्जा फखरुद्दीन बेग का इंतकाल कब हुआ? इनका जो इंतकाल हुआ है 7 अप्रैल, इनका इंतकाल कब हुआ है? 27 अप्रैल 1942 में। कब उनका इंतकाल हुआ है? 27 अप्रैल 1942 में हुए। और इनको कहां दफनाया गया? किस कब्रिस्तान में ये दफन हुए? तो सराय इलाही चमन में सुपुर्दे खाक हुए, यानी सराय इलाही चमन एक जगह का नाम है, वहीं मिर्जा फखरुद्दीन बेग सुपुर्दे खाक हुए, यानी उनको वहां दफनाया गया। तो समझ गए, इनकी शादी 1908 में किससे हुई? उनके चचा के लड़की से। पूछेंगे मिर्जा फखरुद्दीन बेग के बीवी, पहली बीवी का नाम क्या था? तो नसीमा सुल्ताना, और उनके दूसरी बीवी का नाम हमीदा सुल्ताना है। ठीक है, इंतकाल कब हुआ? तो 27 अप्रैल 1942 में इनका इंतकाल हो गया। कहां दफनाए गए? तो वो सराय इलाही चमन में सुपुर्दे खाक, यानी उनका वहां दफनाया गया। ठीक, आगे देखिए। ये जो खाका है, पहली मर्तबा, यानी नसीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी जबानी, ये जो एक खाका है, ये पहली मर्तबा अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के रिसाला, कहां से शाये हुआ था? देखिए, याद रखिएगा इसको। ये खाका पहली मर्तबा अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के रिसाला, उर्दू क्या है? उर्दू हिंद के रिसाला, उर्दू के शुमारा जुलाई 1927 में यह तबाह हुई थी। किस पत्रिका से यह शाये हुई थी? तो उर्दू से। इसको इतना याद रखिएगा बस। आगे देखिए। अब इनके देखिए तसनीफ कौन कौन सी है, यानी इन्होंने कौन कौन सी किताब लिखी है, इनके कौन कौन सी तसनीफ है। देखिए, उनके तसनीफ का नाम क्या है? सबसे पहला है दिल्ली का यादगार मुशायरा। क्या है? दिल्ली का यादगार मुशायरा। दूसरा है फूल बालों की सैर। तीसरा है
इंशा, चौथा है दीवाने यकीन, फिर उसके बाद है दीवाने नजीर, फिर है मेरी दास्तान, फिर है मेरी शायरी, फिर उसके बाद है एक मजमून, फिर उसके बाद है मजामीरे फरहत। यानी कौन कौन सी उसकी किताब है? सबसे पहला है दिल्ली का एक यादगार मुशायरा, फिर उसके बाद फूल वालों की सैर, इंशा, दीवाने यकीन और दीवाने नजीर है। ठीक है, उसके बाद देखिए और मेरी दास्तान, उसके बाद और मेरी दास्तान और मेरी शायरी। अब उनका एक मजमून भी लिखी है, एक मिर्जा फरतुल्लाह बेग का एक मजमून भी है जिसका नाम है मजामीने फरहत। और ये कितनी जिल्दों में है? यह है 7 जिल्दों में। कितनी जिल्दों में है? ये 7 जिल्दों में शाये हुआ है। आपसे इस तरह सवाल करेंगे, ये वाला जो है अक्सर पूछे जाते हैं इम्तिहान में कि मिर्जा फरतुल्लाह बेग के एक मजमून जो है उसका नाम क्या है? उसका नाम है मजामीने फरहत। और ये कितनी जिल्दों में शाये हुए हैं? तो ये जो है 7 जिल्दों में शाये हुए हैं। इसको अच्छे तरीके से ज़हन नशी करना है। ठीक है, तो मैंने जितना बताया डिटेल नसीर अहमद के मिर्जा फरतुल्लाह बेग के बारे में तमाम आपके बुक के अंदर इतना ही है, इसको अच्छी तरीके से आप ज़हन नशी कीजिए। अब मैंने खाका की तारीफ बताई थी, आप लोग के आसानी के लिए मैंने खाका की तारीफ भी लिख दी है। देखिए खाका की तारीफ क्या है। किसी शख्स के नुमाया औसाफ को इस अंदाज से बयान करना कि उसकी तस्वीर हमारे आंखों के सामने आ जाए। मैंने शुरू में बता दिया था, यानी किसी भी शख्स के किसी एक औसाफ को इस अंदाज में बयान कर देना कि उसकी तस्वीर जो है गोया मेरे आंखों के सामने आ जाए, गोया कि हमें यूं महसूस हो कि वो शख्स हमारे सामने बिल्कुल मौजूद है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। फिर उसके बाद इसको स्क्रीनशॉट कर लिए, फिर इसके बाद जो है इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। ठीक है, अब आगे आइए। देखिए आपका जो चैप्टर है नजीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी जबानी। सही कीजिए। ठीक है, अब देखिए ये नसीर अहमद की कहानी जो है मैंने बताया था, इसके मुसन्निफ और राइटर कौन है? मिर्जा फरतुल्लाह बेग। नसीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनके जबानी। देखिए अब मैं बजाब्ता जबानी बयान करने के बजाय मैं बजाब्ता तौर पर आपको चैप्टर लेकर आ गया हूं ताकि आपको आसान हो और आपके लिए कोई मुश्किल पैदा ना हो। अब देखिए चैप्टर के अंदर क्या बयान किया जाए। सबसे पहले हमारे और आपको जहन के अंदर इस बात को रखना है, इस बात को दाखिल करना है कि ज्यादा जो सवाल किए जाएंगे वो मुसन्निफ और राइटर के मुतालिक ही ज्यादा सवाल किए जाएंगे और ये कहानी से बहुत कम सवाल किए जाते हैं। तो देखिए मिर्जा फरतुल्लाह बेग जो नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनके जबानी है, क्या इस कहानी के अंदर, इस खाका के अंदर मिर्जा फरतुल्लाह बेग किस चीज को बयान कर रहे हैं? यानी इस खाका के अंदर मिर्जा फरतुल्लाह बेग जो बयान कर रहे हैं, जो उन्होंने अपने उस्ताद से पढ़ा है, उन्होंने अपने उस्ताद से जो तालीम हासिल की है, उन तमाम चीजों को मिर्जा फरतुल्लाह बेग इस खाका के अंदर बयान फरमा रहे हैं। ठीक है, देखिए आगे क्या है। फदारे मिर्जा फरतुल्लाह बेग जो है, मैं और मियां दानी। मियां दानी कौन है? मिर्जा फरतुल्लाह बेग के मियां दानी बहुत जिगरी दोस्त होते हैं। कॉलेज जाते हैं तो दोनों साथ जाते हैं, कहीं भी जाते हैं दोनों बिल्कुल साथ जाते, खाना पीना उठना बैठना दोनों का बिल्कुल साथ होता है। तो देखिए क्या है मिर्जा फरतुल्लाह बेग, तो मैं और मियां दानी 11:30 बजे मदरसा से आया। मिर्जा फरतुल्लाह बेग बोल रहे हैं, मैं और मियां दानी 11:30 बजे मदरसा से आए, खाना वाना खाया, सबक का मुताला किया और 1 बजे निकल खड़े हुए। मकान का पता पूछते पाछते देर में 5 मिनट थे कि मौलवी साहब के दरवाजे पर जा धमके। यानी 1:30 बजने में 5 मिनट बाकी था तो मियां दानी और मिर्जा फरतुल्लाह बेग दोनों मौलवी साहब के दरवाजा पर
पहुंच गए। दरवाजा के एक चौकी पर और दूसरे पर मियादानी डट गए, यानी दरवाजा पर चौकी रखे हुए थे। एक पर मिर्जा फरतुल्ला बेग बैठ गए और दूसरे पर जो उनके दोस्त थे मियादानी, वो उस चौकी पर बैठ गए। देखिए आगे, सामने ही मौलवी नजीर अहमद साहब का सामने ही बिल्कुल कमरा था। उसी कमरा के अंदर वो आराम कर रहे थे। सामने ही कमरा था। बेचमारी रस्सी हाथ में लिए ओंग रही थी। कभी कभी रस्सी को एक आधा झटका दे रही थी। यानी बेचमारी जो है, खादिमा कह लीजिए या उनकी नौकरानी नजीर अहमद की, यह कह लीजिए, वो बाहर बैठी हुई थी गेट पर और रस्सी के हाथ में पकड़े हुई थी। उसको लेकर वो ओंग रही थी और बार बार गिर रही थी। ठीक है, कमरे के अंदर मौलवी साहब थे, लेकिन दरवाजा बंद था, इसलिए दिखाई नहीं देते थे। अब यह ख्याल हुआ कि मौलवी साहब का ही मकान है या किसी दूसरे का मकान है। यानी उनके जहन के अंदर यह बात आ रही थी, हम लोग जिस जगह बैठे हुए हैं वाकई में नजीर अहमद के मकान मौलवी साहब का मकान है या किसी और दूसरे शख्स का मकान है। यहां पर ये भी देख लीजिए, मौलवी साहब से मुराद है नजीर अहमद। ठीक है, दरवाजा अंदर जनाना तो नहीं है। यानी उन लोग को जहन में आ रहा था कि इस कमरे के अंदर जो नजीर अहमद साहब जहां है उसके अंदर नजीर अहमद है या कोई जनाना है। देखिए, गर्ज इस शशो पंज में थे कि मौलवी साहब के कमरे के घंटी ने टन से देर बजाया और हम दोनों उठे और बेपांव चोरों की तरह अंदर दाखिल हो गए। यानी जैसे ही देर बजा तो वो लोग जो चौकी पर बैठे हुए थे फौरन उठ खड़े हुए और मौलवी साहब का जैसे कमरा खुला वो चोर की तरह उस कमरे के अंदर दाखिल हो गए। ठीक है, देखिए घर में बिल्कुल सन्नाटा था। बेचमारी ने सर भी उठाकर ना देखा कि कौन जा रहा है। कमरे का एक दरवाजा खुला था, उसमें गर्दन डालकर झांका। चूंकि रोशनी से अंधेरे में आए थे इसलिए कुछ दिखाई ना दिया और अंदर से किसी ने डांट कर कहा, कौन है? क्या है? यानी जब वो धूप से आए थे तो उसको कोई चीज नजर नहीं आया, तो किसी ने वहां दरवाजा से कहा कि कौन है। उसमें गर्दन डालकर झांका, क्योंकि रोशनी से अंधेरे में आए थे इसलिए उसे कुछ ना दिखाई दिया। अंदर से डांट कर कहा, कौन है? उसने आवाज को पहचान कर हम तो संभल गए, मगर बेचमारी उछल पड़ी और बेख्तियार उनके मुंह से रमनुत की आवाज की तरह निकला कि कौन है। यानी बेचमारी जो थी वो पूछ रहे कि वो कौन है। फिर मैंने कहा, मैं और मियादानी। या मिर्जा फरतुल्ला बेग कह रहे हैं कि मैं हूं और मियादानी है। ठीक है, उसके बाद देखिए मौलवी साहब ने कहा, आओ बेटा अंदर आओ। मौलवी साहब फौरन पलंग पर उठ बैठे और तहबंद को संभालते हुए नीचे उतर आए और पूछा, क्या पढ़ते हो? मैंने किताब पेश की और थोड़ी देर उलट पुलट कर देखते रहे। उसके बाद कहा, भाई एक किताब मेरे लिए भी लेते आना। यानी ये दोनों जब दाखिल हुए तो मौलवी साहब इस दोनों से नजीर अहमद और फरतुल्ला बेग और मियादानी से पूछ रहे कि बेटा किस चीज को पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो? वो एक किताब दिए और उस किताब को देने के बाद मौलवी साहब जो थे उसको उलट पुलट कर देखे और मियादानी और मिर्जा फरतुल्ला बेग से कहा कि एक किताब मेरे लिए भी लेते आना। हमने अपनी एक किताब उनको दे दी और दूसरे दिनों दोनों ने मिलकर काम निकाला। कब पढ़ा और किस तरह पढ़ा उसका मैं आइंदा जिक्र करूंगा। हाँ, यह जरूर है कि जब पढ़कर उठते तो सब कुछ याद था, मगर दिमाग पर किसी किस्म का बार ना था। खुशी खुशी घर आए और चलो अल्लाह दे और बंदे ले। ठीक है, इतना समझ गए। अब आगे देखिए कि इन दोनों ने कब कैसे पढ़ाई किया और कब पढ़ा, कैसे पढ़ा, उसका जिक्र आगे कर रहे हैं। देखिए आगे, हमने भी कॉलेज में मौलवी साहब की तारीफ के पुल बांध दिए, यहां तक कि ये आवाज हिंदू कॉलेज के एक तलबा के कान तक पहुंची।
वहां के एक तालिब इल्म मिस्टर रजा के दिल में गुदगुदी उठी और वो आए और हमसे मिले और कहा, भाई मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। यानी यहां पर बता रहे हैं मिर्जा फरतुल्लाह बेग और मियां दानी जब मौलवी साहब के घर से कल पढ़कर आए थे तो वो एक स्कूल में गए और उस स्कूल के अंदर मौलवी साहब की खूब तारीफ कर रहे हैं कि बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, हम दोनों से बहुत प्यार मोहब्बत करते हैं। तो वही एक उसी स्कूल के अंदर एक तालिब इल्म था, एक स्टूडेंट था, उन्होंने जिसका नाम मिस्टर तालिब इल्म था, उसका नाम मिस्टर रजा था। उनके जहन के अंदर बात आई और उन्होंने कहा कि भाई मैं भी तुम्हारे साथ चलूं मौलवी साहब के पास पढ़ने के लिए। मौलवी साहब इनकार तो नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए आगे। हमने कहा चलो, जरूर चलो, मौलवी साहब का क्या बिगड़ता है, वो 2 को ना पढ़ाया, 3 को पढ़ाया। यानी उन्होंने मिर्जा फरतुल्लाह बेग मियां दानी बोले कि आप भी चलिए। उन्होंने कहा नहीं, पहले मौलवी साहब से पूछ लो। हमने कहा यार चलो भाई, अगर उन्होंने कुछ कहा तो हमारे जिम्मे है। वो राजी ना हुए और यही कहा कि पहले पूछ लो। इस अरसे में हमारी हिम्मत मौलवी साहब के सामने बहुत बढ़ गई थी। दूसरे दिन जाते ही रजा का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लेते क्यों नहीं आए। हमने कहा कि वो जरा शर्मिला है, बगैर इजाजत के नहीं चाहते हैं, उन्होंने कहा। यानी उन्होंने मिर्जा फरतुल्लाह बेग और मियां दानी जो थे मिस्टर रजा का तस्करा करते हैं कि एक और तालिब इल्म है जो आपसे पढ़ना चाहता है। तो मौलवी साहब ने कहा उसे कि तुम अपने साथ उसको लेते आते। बोला कि वो थोड़ा शर्मिला है। तालिब इल्म शर्मिला हुआ, वो डूबा। यानी कहा कि वो शर्मिला है। तो मौलवी साहब यानी नजीर अहमद जो थे, यानी वो कहा जो तालिब इल्म शर्माया, यानी जो तालिब इल्म पढ़ने में हिचकिचाया, उस्ताद के सामने शर्माया, वो बिल्कुल डूब गया, यानी वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। वो बता रहे हैं खैर कल जरूर साथ लाना, जरा उनका भी रंग देख लो। शाम को वापसी के वक्त जाते जाते फराश खाने में हमने रजा को मौलवी साहब का इजाजतनामा भेज दिया। कह दिया कि भाई पूरे 1:30 बजे पहुंच जाना है, वरना अंदर घुसना ना मिलेगा। ठीक है, यानी फरतुल्लाह बेग और मियां दानी मास्टर रजा को बोल दिया, बोला कि पक्का जब 1:30 बजे से पहले ही मौलवी साहब के दरवाजे पर पहुंच जाना है। 1:30 बजे के बाद अगर लेट हो गई तो हमें अंदर जाने की बिल्कुल इजाजत नहीं होगी। ठीक है, देखिए आगे। दूसरे दिन जो हमने पहले तो पहुंचे तो पहले ही से दरवाजा पर दाई दिए बैठे थे। ठीक 1:30 बजे हम अंदर दाखिल हुए। मौलवी साहब हमको देखते ही पलंग पर उठ बैठे और कहा, लाओ किताब। हमने किताब ताक पर से उतारा, उनके हाथों में दे दी और वो किताब लेते नीचे आ बैठे और कहा, अच्छा ये है मियां रजा। बेचारे रजा ने गर्दन झुकाकर कहा, जी हां। मौलवी साहब ने कहा कि अच्छा भाई शुरू करो। यानी मिस्टर रजा को देख लिए। उसके बाद मौलवी साहब कर रहे हैं कि ठीक है तुम लोग अपना पढ़ाई को शुरू करो। ठीक है, हमारे पढ़ने का तरीका यह था कि एक रोज मैं पढ़ता था और दूसरे रोज मियां दानी पढ़ते थे। यानी मिर्जा फरतुल्लाह को बता रहे हैं कि हमारे पढ़ने का तरीका क्या था। एक रोज हम पढ़ते थे और एक रोज मियां दानी पढ़ते थे और उसके बाद मौलवी साहब उसकी तशरीह करते थे और उसको समझाते थे। ठीक है, उसको हमारे शरारत कहो या महज इत्तेफाक। देखिए आगे। हम दोनों चुपके बैठे रहे। जब उस खामोशी ने तूल खींचा तो मौलवी साहब ने कहा, अरे भाई आज तुम पढ़ते क्यों नहीं? क्या मुंह में घुगनियां भर कर आए हो? अच्छा मियां रजा तुम ही शुरू करो। यानी मास्टर साहब नजीर अहमद बोल रहे हैं कि मियां रजा आज तुम ही शुरू करो। रजा ने सपा पूछा और पढ़ना शुरू किया। अगर इराब में गलतियां मुझसे कम किए तो नज्म को नस्र मियां दानी से ज्यादा बना दिया। यानी उन्होंने इराम में जो मियां मास्टर रजा थे उनसे इराम में बहुत कम गलती होती थी, लेकिन वो जो नज्म था उसको वो नस्र मियां दानी से ज्यादा बना देते थे। एक आधा शेर तक तो मौलवी साहब चुपते सुनते रहे। उसके बाद कहने लगे, वाह भाई वाह, हमको भी
अजब नमूने के शागिर्द मिले हैं। मियां रजा, अगर हम तुमको एक नेक सलाह दूं तो मानोगे? रजा ने कहा, यानी मास्टर रजा कह रहे, मौलवी साहब उससे कह रहे मैं तुमको एक नेक सलाह दे रहा हूं, तुम उसको मानोगे या नहीं मानोगे? देखिए आगे निहायत शर्मीली आवाज में गर्दन झुकाकर कहा, बाशर चश्म, यानी क्या सलाह दे रहे हैं आप, दीजिए। मौलवी साहब ने कहा, देखो अपने वादे से फिर ना जाना, यानी हम तुमको सलाह दे रहे हैं, आपने बोले देने के लिए, अब जो तुम वादा करो इससे फिरना नहीं है तुमको। फिर उन्होंने कहा, जी नहीं। मौलवी साहब ने कहा, अच्छा तो मेरी सलाह यह है कि कल से तुम मेरे यहां ना आना, यानी पढ़ने के लिए कल से तुम मेरे यहां ना आना। यह सुनकर वो बेचारे कुछ पदमुर्दा सा हो गए और मौलवी साहब ने कहा, भाई रजा, मैं नहीं कहता कि मेरे यहां आना ही छोड़ दो, मैं तुमको भी जरूर पढ़ाऊंगा, मगर तुम 10-15 रोज शाम के वक्त काली जान के यहां तालीम में हो आया करो। यानी मौलवी साहब जो है वो मिस्टर रजा से कह रहे हैं कि मैं तुमको एक सलाह दे रहा हूं, कल से तुम मेरे यहाँ नहीं आना। ऐसा नहीं कि मेरे यहाँ आना पढ़ने के लिए नहीं आना, मेरे यहाँ आना जाना नहीं छोड़ना। मैं तुमको एक सलाह दे रहा हूं कि एक काली जान के यहाँ तुम 10-15 रोज तालीम हासिल कर लो, जो तुम्हारी गलती हो रही है उसको सुधार लो, उसके बाद तुम मेरे पास पढ़ने के लिए आओ, ठीक है। इतने दिनों के आने जाने में तुम्हारे कानों को नज्म और नस्र का फर्क मालूम होने लगेगा, यानी नज्म और नस्र में क्या फर्क है तुमको पता चल जाएगा, उसके बाद तुम मेरे पास पढ़ने के लिए आना, ठीक है। भाई मुझसे तो शेरों के गले पर छुरी फेरते देखा नहीं जाता, बेचारे मुतनब्बी को क्या खबर थी कि बताशों की गली में नजीर अहमद के कमरे में इसके अशार मौलवी और रजा साहब इस तरह हलाल करेंगे। बेचारे रजा सर पर घोड़े की पर गया और खुदा खुदा करके सबक खत्म हुआ और हम सब रुखसत हुए। रास्ते में हमने उनको बहुत बनाया, दूसरे रोज से वो ऐसे गायब हुए कि फिर शक्ल ना दिखाई। यानी मिस्टर रजा पहला रोज तो बहुत अच्छा से पढ़ लिया, कैसे कैसे करके सबक खत्म हो गया, फिर दूसरे रास्ते में दोनों मिर्जा फरतुल्लाह बेग और मियां दानी इनको बहुत समझाए कि उस्ताद अगर कोई बुरा वाला कह दे, उस्ताद डांट दे, तो उसमें हमें जर्रा बराबर ना शर्मिंदा होना है, ना उससे हमें डरना है, ना उसको अपने दिल पर लेना है, बल्कि उस्ताद जो भी सलाह देंगे उसको अच्छी तरीके से हमको मानना है, ठीक है। लेकिन वो जब वो गए तो कल बिल्कुल गायब हो गए, पता ही नहीं चला कि वो कहां चले गए। मिस्टर रजा की हया का हाल तो सुन चुके, मिर्जा फरतुल्लाह बेग कह रहे हैं मिस्टर रजा के हया का हाल जो है उसको तुम्हारे सामने बयान कर दिया गया, अब मेरे और मियां दानी के हया का हाल सुनो। क्या है? मिस्टर रजा की हया का हाल तो सुन चुके, अब हमारे बेहयाई की दास्ता सुनिए। उनके हया जो था, जो मिर्जा ने नजीर अहमद ने कहा उसको बिल्कुल माना, लेकिन आप बोल रहे मेरी बेहयाई का हाल सुनिए। कौन? मिर्जा फरतुल्लाह बेग बोल रही है मेरी सिर्फ नौ बहुत कमजोर थी, यानी मिर्जा फरतुल्लाह बेग की नौ जो थी बहुत कमजोर थी, और कमजोर क्यों ना होती, शुरू किए हुए कई दिन हुए थे, इराम में हमेशा गलती करता था। यानी मिर्जा फरतुल्लाह बेग जो है हमेशा इराब पढ़ने में वो गलती करते थे, ठीक है। नस्र तो संभाल लेता था मगर नज्म में दिक्कत पड़ती थी, यानी नस्र को तो संभाल लेता था और नस्म में थोड़ा उनको दिक्कत हो जाया करती थी, ठीक है। शेर खुद भी कहता था और दूसरे के 1000 अशार याद थे, यानी वो जो शेर थे खुद भी कहते थे और दूसरे हजरात के शेर, बहुत सारे शेर ये याद किए हुए थे, ठीक है। इसलिए शेर को तकबीर से करने ना देता था। मियां दानी की हालत उसके बिल्कुल बरअक्स थी, वो इराब की गलती तो ना करते थे मगर शेर को वो नस्र कर देते थे। आपसे इम्तिहान में इस तरीके से सवाल करेंगे मिर्जा फरतुल्लाह बेग शेरखानी में किस तरीके की गलतियां करते थे, तो वो इराब की गलतियां करते थे, और मियां दानी वो उनकी इराब तो बिल्कुल सही थी लेकिन वो जो है वो शेर को नस्र कर देते थे। सीखते तो क्या झटके, सकते तो क्या झटके पड़ जाते थे। मौलवी साहब हम दोनों के पढ़ने से बहुत
जिद और यज्द होते थे, यानी बहुत ज्यादा गुस्सा होते थे इन दोनों के पढ़ने से मौलवी साहब। देखिए आगे, एक दिन यह हुआ कि मेरे पढ़ने की बारी थी, मैंने एक शेर पढ़ा, मौलवी मालूम नहीं कहां के इराब कहां लगाया गया। मौलवी साहब ने कहा क्या पढ़ रहा है, मैं समझा कि इराब में कहीं गलती जरूर हुई है, तमाम इराब बदलकर शेर मौजू कर दिया। उन्होंने फिर बड़े जोर से हूं कि हमने फिर इराब बदल दिए। इससे उनको गुस्सा आ गया, कहा दानी तुम तो पढ़ो। उन्होंने शेर का गलाई घोट दिया, ना मियां दानी तो वो शेर के गलाई घोट दिए। खासे भले चुकने शेर को नस बना दिया। अब क्या था, मौलवी साहब का पारा 110 डिग्री पर चढ़ गया, यानी मौलवी साहब बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। किताब उठाकर जो फेंकी तो कमरे से गुजरकर दालान में होती हुई सिहन में पहुंची और निहायत गुस्सीली आवाज में कहा, निकल जाओ, अभी मेरे घर से निकल जाओ, ना तो तुम मुझसे पढ़ने के काबिल हो और ना मैं तुम्हारे पढ़ाने के लायक हूं। यानी मौलवी साहब बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, ये दोनों से कह रहे कि आप कमरे से निकल जाओ, जल्दी निकल जाओ, ना तुम मेरे पढ़ने के लायक हो मुझसे, ना मैं तुम दोनों को पढ़ाने के लायक हूं। ठीक है, दानी ने मेरी तरफ देखा, मैंने दानी के तरफ देखा, उन्होंने आंखों में कहा चलो। मैंने आंखों ही में जवाब दिया, हरगिज नहीं। यानी मियां दानी मिर्जा फतुल्ला बेग से कह रहे हैं कि मौलवी साहब बहुत ज्यादा गुस्सा गए, चलो यहां से निकलो। मिर्जा फतुल्ला बेग कह रहे हैं कि हरगिज नहीं, यहां से उठना है। ठीक है, उन्होंने उठने का इरादा किया, मैंने उनका जानू दबाया और मौलवी साहब की यह हालत थी कि शेर की तरह फफर रहे थे। यानी मियां दानी वो चाह रहे हैं कि यहां से चले जाए, लेकिन मिर्जा फतुल्ला बेग बार बार मियां दानी को पकड़ कर बैठाते थे कि यहां से टस से मस नहीं होना है। ठीक है, देखिए आगे। आखिर जब देखा तो ये लोंडे टस से मस नहीं होते हैं तो कहने लगे अब जाते हो या नहीं। मैंने कहा मौलवी साहब, यानी मिर्जा फतुल्ला बेग बोल रहे, जब तक कोई धक्के देकर ना निकालेगा उस वक्त तक हम जाते नहीं, और जाएंगे तो अभी फिर आ जाएंगे। मौलवी साहब ने जो ये बेहयाई देखी तो जरा नरम हुए और कहने लगे अच्छा नहीं जाते हो तो ना जाओ, मगर मैं एक हर्फ तुमको ना पढ़ाऊंगा। मैंने कहा ना पढ़ाइए, मगर बेकार पढ़े हुए हम यहां से ना टलेंगे। यानी ये जो नजीर अहमद से कह रहे हैं मिर्जा फतुल्ला बेग, अगर आपको नहीं पढ़ाना है तो नहीं पढ़ाइए, लेकिन हम इस जगह से टस से मस नहीं होंगे, ना टलेंगे। कहने लगे बेटा इस वक्त मेरी तबीयत खराब हो गई है, अब चले जाओ, कल आ जाना। दानी ने सच जाना, मैं समझा कि इस वक्त उठे और मौलवी साहब हाथ से गए। यानी मिर्जा फतुल्ला बेग समझ रहे थे, दानी समझ रहे कि मौलवी साहब सही बोल रहे, आज चले जाओ, कल आना, मेरी तबीयत खराब हो गई है। और मिर्जा फतुल्ला बेग ये समझ रहे थे कि आज अगर यहां से उठ गए तो दोबारा हमको इस कमरे के अंदर दाखिल होने का मौका ही ना मिलेगा। दानी उठ खड़े हुए, मैंने पकड़कर उनको बैठा लिया। मौलवी साहब ये तमाशा देखते रहे। मैंने कहा मौलवी साहब पढ़ेंगे तो आज ही पढ़ेंगे, और आज पढ़ेंगे तो इस वक्त पढ़ेंगे, पढ़ना है तो पढ़ाइए, वरना मैं यहां से ना जाना है और ना जाएंगे। आखिरकार हम जीते और मौलवी साहब हारे। यानी मिर्जा फतुल्ला बेग कह रहे कि आखिरकार हम जीत गए और मौलवी साहब वो हारे, और कहने लगे खुदा महफूज रखे तुम जैसे शागिर्दों भी किसी के ना हो, शागिर्द क्या ही हो। उस्ताद के उस्ताद वो बन गए। यानी मिर्जा फतुल्ला बेग वहां से टस से मस ना हुए और वो उस्ताद के उस्ताद बन गए। यानी मिर्जा फतुल्ला बेग जो थे वो हार गए। ठीक है, मैं हारा। अच्छा खुदा के लिए किताब उठा लाओ, सबक पढ़कर मेरा फंदा छोड़ देखे कौन सा दिन होता है कि मेरा तुमसे छुटकारा होता है। ठीक है, मैंने जाकर सिहन में से किताब उठा लाया और मौलवी साहब जैसे थे वैसे ही के वैसे ही
हो गए, कहा करते थे कि अगर तुम उस दिन चले जाते तो मेरे घर में घुसना नसीब ना होता। यानी नसीर अहमद कह रहे थे कि हम तुम्हें जांच रहे थे, परख रहे थे कि तुम्हारे अंदर कितना पढ़ने का शौक है, तुम्हारे अंदर कितना पढ़ने का जज्बा है। अगर तुम आज उस दिन मेरे कमरे से निकल जाता तो फिर दोबारा तुम्हारे कमरे के अंदर दाखिल नहीं होने देता। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर उस्ताद कभी गुस्सा में आपसे कोई ऐसी बात कह दे, आपकी किताब को फेंक दे या आपसे कहे कि आपको नहीं आना कोचिंग में पढ़ने, उससे हमें परेशान ना होना है, बल्कि उस्ताद की बात को सुनना है कि उस्ताद अगर बुरा भला कहे तो उसको नजरअंदाज करना है। ऐसा नहीं कि हमें उस्ताद से उलझ जाना है। ठीक है। और मैंने तुम्हारे शौक को आजमाता था मगर तुमने मुझे ही आजमा डाला। खुदा ऐसे शागिर्द नसीब करे। ये बेहयाई नहीं मियाँ, ये शौक है, इल्म है। जिसको चस्का होता है वो बुरी, जिसको चस्का होता है वो बुरी भली सभी कुछ सुनता है। बदशौक भाग निकलते हैं और शौकीन उस्ताद को दबा लेते हैं। यानी जिसके अंदर इल्म हासिल करने का शौक होता है वो बुरा भला यानी पैसा को नहीं देखता, वो मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहता है। उस्ताद क्या बोल रहे नहीं बोल रहे उस पर जर्रा बराबर ध्यान नहीं देता, बल्कि वो बिल्कुल ही पढ़ने पढ़ाने में अपने वक्त को लगाते रहता है, सर्व करते रहता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो थे मिर्जा नजीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी जबानी। इसके जो राइटर मुसन्निफ थे मिर्जा फरतुल्लाह बेग, मैंने उसका भी पूरे डिटेल से आप तमाम बच्चों को बता दिया है और इस कहानी के अंदर किस चीज को बयान किया गया है उसे भी बता दिया गया है। यानी इसके अंदर मिर्जा फरतुल्लाह बेग ने जो अपने उस्ताद से पढ़ा था, जो अपने उस्ताद से उन्होंने पढ़ाई की थी, उन तमाम चीजों को इस कहानी के अंदर बयान फरमाया है कि हमने किस तरीके से पढ़ाई की और हमारे उस्ताद कैसे थे। और इसमें जो बताया गया असल बात कि वो 2:30 बजे वहां जाना और नजीर अहमद सबसे पहले बच्चे से पढ़वाते थे, उसके बाद वो उसकी तशरीह करते थे। तो अब तमाम बच्चों से मैं यही गुजारिश करता हूं कि आखिर में जेटी एकेडमी को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और हम लोगों का साथ दे, ताकि आपका जो भी 2027 के अंदर जो भी सब्जेक्ट है उसको आसानी के साथ और तमाम बच्चों का पूरा किया जा सके। आज के लिए मैं इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।